चलिएगा, तो अब हम बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो होगा टाइमलाइन। तो अब हमारा जो फोकस होगा वो टाइमलाइन के ऊपर होगा। इट मीन्स जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं रिलेटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी, रिलेटेड टू ब्रिटिशर्स या अंग्रेज, उन्हें पूरा का पूरा सीक्वेंस में हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए, फर्स्ट इवेंट जो है वो है 1599। क्लियर? अंग्रेजों के इतिहास को हम भारत में बात कर रहे हैं सीक्वेंस में, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, जैसे पोर्तुगीज में हमने किया था वैसे ही। तो सबसे पहला इवेंट 1599, 1599। बताइए 1599 में क्या हुआ था? तो एक इंग्लिश व्यापारी, एक अंग्रेज व्यापारी जिसका नाम था जॉन मिल्डन हॉफ, जॉन मिल्डन हॉफ इंडिया आया था बाई लैंड रूट। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? तो एक इंग्लिश ट्रेडर था, एक इंग्लिश व्यापारी था जिसका नाम था जॉन मिल्डन हॉफ। क्लियर? जॉन मिल्डन हॉफ अराइव्स इंडिया थ्रू द लैंड रूट। क्लियर हो गई बात इतनी? बस इतना सा पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। सेकंड, 2 नंबर पे पूछ लेते हैं। 1599 में जब ये आया था, 1599 में, दैट टाइम द मुगल इंपीरियर वॉज द ग्रेट अकबर। क्लियर? नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है 1599 में हमने ये बात कर ली, और 1599 में ही एक दूसरा इवेंट और आप लोग देख लें 1599 का ही, दैट वॉज इन सितंबर 1599, सितंबर 1599 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, मुख्य या इंपॉर्टेंट जो डेट है वो 31 ऑफ दिसंबर 1600 है, क्योंकि उस दिन इस कंपनी को चार्टर मिल गया था। क्लियर? और परमिशन मिली थी ईस्ट कंट्रीज के साथ क्या करने की? ट्रेड करने की, व्यापार करने की, और उसे साथ ही मोनोपाली भी दी गई थी। ठीक है? तो यहाँ पे 1599 में हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी गई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन उसी तरह से हुआ था जिस तरह से डच कंपनी जो थी, है ना, जो VOC हम बोलते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिस तरह डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1602 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात की जाए ना, तो उसका तो गठन 1602 में हुआ था ना, 1602 यानी इसके भी बाद में हुआ है। और ईस्ट इंडिया कंपनी पहले ही बन गई है 1599 में। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का चूंकि हमने पहले डिस्कस कर लिया उस टॉपिक को, तो जिस तरह वो कंपनी बनी इसी तरह ये भी बनी। इसमें भी कुछ गवर्नमेंट के लोग थे, कुछ ट्रेडर्स थे, यानी प्राइवेट लोग थे। तो इन सब लोगों ने मिलकर इस कंपनी को खोला था। ज्यादातर ये लोग लंदन के लोग थे, और इसमें गवर्नमेंट, सरकार यानी राजा या रानी ने भी अपना हिस्सेदारी ली थी। साथ ही जो पार्लियामेंटियन थे उन लोगों ने भी इसमें अपना शेयर जो है लगाया हुआ था। इस तरह ये जो कंपनी थी, इसमें सांसद, राजा या क्वीन, इन सभी का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ था। तो जिस तरह से डच कंपनी थी उसी तरह से ये कंपनी बनी थी, यानी जैसे ये बनी वैसी डच बनी। डच बाद में आएगी 1602 में। ठीक है? कंपनी उनकी बाद में बनी थी उन लोगों की। ठीक है? हालांकि वो लोग आ पहले ही गए थे। 1596 में इंडोनेशिया पहुंच चुकी थी डच लोग। कौन आया था? कार्नेलियस डी हाउटमैन या हुटमैन। ठीक है? तो ये बात एक कंफर्म हो गई आप लोगों की। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट इवेंट होता है वो आप लोग समझ ही गए होंगे। वो अब कब होगा? वो होगा 31 ऑफ दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1600। और क्या इवेंट है? तो आप लोगों को पता है कि इस दिन क्या हुआ है? द क्वीन ऑफ ब्रिटेन एलिजाबेथ टेलर या एलिजाबेथ फर्स्ट इशूड अ चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी। और उन्होंने एक इशू किया है, एक चार्टर इशू किया है जिसके माध्यम से बाई विच ईस्ट इंडिया कंपनी कैन ट्रेड विथ ईस्टर्न कंट्रीज फॉर 15 ईयर्स। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 15 सालों तक पूर्व के देशों के साथ, जिन्हें इंडीज कहा जाता था, क्लियर, उनके साथ ये ट्रेड कर सकते हैं। कितने सालों के लिए? 15 ईयर्स के लिए। और ये उन्हें क्या मिल गया था? एक अधिकार मिल गया था, मोनोपोली मिल गई। देखिए, अगर हम बात करें ना उसकी VOC की, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो उन्हें भी इसी तरह वहां की गवर्नमेंट की ओर से एक अधिकार मिला था। उन्हें 22 ईयर का मिला था, 22 सालों का। इन्हें कितने सालों का मिला? इन्हें मिला है सिर्फ 15 ईयर, 15 सालों का। बाद में बढ़ाकर उसे 20 किया जाता है, 20 किया जाता है। ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये 31 दिसंबर 1600 की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और फोर्थ नंबर पे जो इवेंट है, चौथे नंबर पे जो घटना है, वो है 1601, 1601 की। तो हम सभी को पता है कि अंग्रेज इंडिया कब आए? इंडिया तो वो 1608 में आए, 1608 में, जब वो सूरत के तट पर पहुंचे थे। लेकिन एक फैक्ट ये है कि इन 1601 ये लोग कहां पहुंच चुके थे? ये लोग पहुंच चुके थे स्पाइस आइलैंड। और आप सभी को पता है स्पाइस आइलैंड कहा जाता है इंडोनेशिया के आइलैंड को, स्पाइस आइलैंड। और ये कहाँ है? ये है इंडोनेशिया।
इट मीन्स ब्रिटिशर्स रीच्ड टू इंडोनेशिया इन 1601। 1601 में ये लोग इंडोनेशिया तक पहुंच चुके थे, इंडोनेशिया ये आ चुके थे और इंडोनेशिया में उस पर्टिकुलर जगह पर पहुंच गए थे जिसे कहा जाता था स्पाइस आइलैंड यानी कि मसाला द्वीप। क्लियर, जो फेमस था अपने मसालों के लिए, खासतौर से लौंग और काली मिर्च के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अब हम पांचवें इवेंट की बात करते हैं। फिफ्थ नंबर पे जो इवेंट आता है वो आता है 1608 1608 का। और आप सभी को अब क्लियर हो गया होगा कि 1608 की घटना क्या है। तो आप सभी को पता है कि एक ब्रिटिश कैप्टन जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस की अगर बात की जाए तो ही रीच्ड टू सूरत बाय द हेक्टर शिप। तो एक जहाज था जिसका नाम हेक्टर हुआ करता था, उस हेक्टर नामक शिप से, उस हेक्टर नामक जहाज से कैप्टन हॉकिंस पहुंच गया था सूरत के तट पर। तो ये एक घटना है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। विलियम हॉकिन नाम का, या कैप्टन विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिन, क्लियर, रीच्ड सूरत बाय अ शिप नेम्ड हेक्टर। क्लियर, हेक्टर नामक जहाज। तो यहाँ पे नाम लिख देता हूँ हेक्टर, जो एक शिप था, एक जहाज था। ठीक है, इस जहाज से लोग सूरत के तट पर आ गए थे। और अगर बात की जाए ना विलियम हॉकिंस की, तो ये 1608 में आया है, जबकि कंपनी बनी थी 1600 में या 1599 में। दैट टाइम वहां पे एक रानी हुआ करती थी जिनका नाम था एलिजाबेथ टेलर या एलिजाबेथ प्रथम। इस समय जब ये आए हैं, इस समय वहां पे रानी नहीं है, रानी की डेथ हो चुकी थी। अब वहां पे जो थे वो किंग थे यानी राजा थे, और राजा का नाम था जेम्स प्रथम। तो ये जेम्स फर्स्ट के एम्बेसडर के रूप में आए थे, जेम्स फर्स्ट के राजदूत के रूप में आए थे, द किंग ऑफ ब्रिटेन। यहाँ पे किंग ऑफ ब्रिटेन जो है वो है जेम्स फर्स्ट। क्लियर हो गई बात इतनी? तो ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, समझ गए? तो क्वेश्चन ये आएगा कि जब कंपनी बनी उस समय ब्रिटेन में कौन था, रानी थी, राजा था, ऐसे सीक्वेंस में आपसे ऑप्शन वाइज पूछ सकते हैं। और विलियम हॉकिन जब इंडिया आया तो वो किसका एम्बेसडर बनकर आया, तो ऑप्शन में रानी, राजा, ये सारे नाम आपको आएंगे। क्वीन विक्टोरिया जो फेमस है उनका नाम भी आ सकता है। ठीक है, तो 5 नंबर तक हो गए हैं। छठे नंबर पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट इवेंट। वो होगा 1509 का। 1609 का 1609 में क्या हुआ है? तो आप सभी को पता है कि विलियम हॉकिंस यहाँ पे जब आया था इंडिया, सूरत में आया था, तो किस काम के लिए आया था? एब्सोल्युटली ट्रेड के लिए आया, व्यापार के लिए आया। और व्यापार अगर करना है इंडिया में तो आपको परमिशन तो लेना पड़ेगी ना। और परमिशन किससे लेना पड़ेगी? परमिशन लेना पड़ेगी इंडिया में जो गवर्नमेंट चल रही है, इंडिया में जिसका शासन चल रहा है। और हम सभी को पता है 1608 के टाइम पर इंडिया में रूल ही कौन कर रहा था? इंडिया में रूल कर रहा था दैट टाइम जहांगीर, द ग्रेट मुगल इंपीरियर जहांगीर, जो रूल कर रहा है 1605 से 1627 1627 तक। हम पढ़ चुके हैं जहांगीर के विषय में एवरीथिंग, एंड हम सभी को पता है कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। क्लियर? और जहांगीर की अगर बात की जाए तो जहांगीर के दरबार में जब ये उपस्थित हुआ और जहांगीर से कई सारी परमिशन लेनी चाहिए, देन जहांगीर ने कुछ ज्यादा परमिशन नहीं दी थी, कुछ परमिशन दी है ना, थोड़ी बहुत इन्हें परमिशन मिली, ज्यादा परमिशन नहीं मिल पाई थी। क्लियर? तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा कि विलियम हॉकिंस मीट जहांगीर इन आगरा। विलियम हॉकिंस मीट जहांगीर कहां पर? इन आगरा। आगरा में विलियम हॉकिंस की मुलाकात हुई है किसके साथ? जहांगीर के साथ। ये पॉइंट आ जाता है 1609 में। क्लियर? ठीक है। जहांगीर ने है ना फिर विलियम हॉकिंस को कुछ टाइटल्स भी दिए थे उससे खुश होकर, जैसे उसे इंग्लिश खान की उपाधि दे दी थी। कौन सी उपाधि दे दी गई थी? इंग्लिश खान की। ये उससे खुश होकर उसे इंग्लिश खान की उपाधि दी। कई धन दौलत भी दिया गया, ऐसा भी बताया जाता है। और एक मनसब भी दिया गया था 400 का मनसब भी प्रदान किया गया था। आप सभी को पता होना चाहिए मनसबदारी प्रथा या मनसबदारी सिस्टम जो शुरू किया था मुगल पीरियड में किसने? आपके जो ग्रेट मुगल इंपीरियर थे अकबर। तो अकबर ने शुरू की थी मनसबदारी प्रथा या मनसबदारी सिस्टम, जो मंगोल सिस्टम पर बेस्ड थी या मंगोलिया से पर आधारित थी। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर की बात करते हैं। 7वां जो इवेंट है वो आता है आपका 1611 में। और 1611 में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। इन लोगों को वैसे तो इन्होंने परमिशन मांगी थी सूरत में अपने फैक्ट्री या अपना गोडाउन बनाने की, अपना कारखाना बनाने की, बट
सूरत में इन्हें परमिशन नहीं मिल पाई थी गोडाउन ओपन करने की या फैक्ट्री बनाने की। देन इन्हें परमिशन नहीं मिली सूरत के लिए, इन्हें परमिशन जो मिली वो मिली मछलीपट्टनम के लिए। तो इन्होंने जो अपनी पहली कोठी खोली थी, जो पहला अपना कारखाना खोला था, वो कहाँ खोला था? मसूलीपट्टनम। और मसूलीपट्टनम कहाँ आता है? मसूलीपट्टनम आता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो मसूलीपट्टनम था उस समय गोलकुंडा के नियंत्रण में था। गोलकुंडा विजयनगर साम्राज्य का ही एक हिस्सा था। तो विजयनगर साम्राज्य में मसूलीपट्टनम जो गोलकुंडा राज्य में आता था, वहां से उन्हें परमिशन मिली थी, या वहां से उन्होंने परमिशन ली थी वहां के जो शासक वगैरह थे उन लोगों से। एंड देन ये दे ओपन फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम। फर्स्ट फैक्ट्री, फर्स्ट गोडाउन, क्योंकि जो आज के समय की फैक्ट्रीज है ना, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, इस तरह की फैक्ट्रीज नहीं होती है। यहाँ पे कोई प्रोडक्शन का काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ चीज़ों को स्टोर करके रखा जाता है और फिर उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, भेजा जाता है दूसरी जगहों पर या अपने देशों में। तो ये एक प्रकार के गोडाउन थे, एक प्रकार के स्टोरेज थे, वेयर हाउसेस की तरह थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8th नंबर के इवेंट की, 8वीं नंबर की घटना की, जो है 1611 में ही। और आप ध्यान रखिए, आप लोगों को मैंने चूंकि इतना पढ़ा दिया है, इतनी चीजें मैंने बार बार रिवाइज की हैं कि आप इवेंट के सन आप लोगों को रट गए होना चाहिए, क्योंकि 1611 की अगर बात की जाए तो आप सभी को पता है कि एक युद्ध हुआ है बिटवीन पोर्तुगीज एंड ब्रिटिशर्स। पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध हुआ था 1611 में, और ये युद्ध जो था ना, ये सूरत के आसपास हुआ था, नियर सूरत, ठीक है। तो यहाँ पे एक अंग्रेज गवर्नर, एक अंग्रेज ऑफिसर था जिसका नाम था कैप्टन मिडलेटन। तो कैप्टन मिडल्टन या कैप्टन मिडलेटन के द्वारा पराजित किया गया था किसे? पोर्तुगीज को। कैप्टन मिडल्टन डिफीटेड द पोर्तुगीज नियर सूरत। तो यहाँ पे सूरत की विक्ट्री हुई है, सूरत में इन्हें विक्ट्री मिली है, विजय मिली है। और किसे डिफीट किया है? यहाँ पे डिफीट किया है किसे? पोर्तुगीज को। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कैप्टन मिडल्टन ऑफ ब्रिटिश आर्मी डिफीटेड पोर्तुगीज इन 1611 क्लियर नियरली सूरत। क्लियर होगी बात इतनी। और जब ये हुआ देन फिर इन्हें परमिशन भी मिल गई थी सूरत में फैक्ट्री ओपन करने की। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें ना इसके, अगर थोड़े से हम अंदर जाने की कोशिश करें तो जो मुगल बादशाह थे उनके ऊपर थोड़ा इन्फ्लुएंस था किसका? पुर्तगालियों का। पुर्तगालियों का ज्यादा प्रभाव था, और इसी पुर्तगाली प्रभाव के कारण इन्होंने परमिशन नहीं दी थी ब्रिटिशर्स को सूरत में अपनी फैक्ट्री ओपन करने की। क्लियर होगी बात। क्योंकि पुर्तगाली नहीं चाहते थे कि अंग्रेज वहां पर आए और उनकी जो प्रतियोगिता है उसमें और ज्यादा इजाफा किया जाए, ठीक है। तो उन्होंने प्रेशराइज किया था मुगल बादशाह को, और मुगल बादशाह ने इसी कारण से परमिशन नहीं दी थी। लेकिन जब इन्होंने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया, देन मुगल बादशाह की ओर से भी परमिशन मिली। और फिर 1613 में इन 1613 ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट आ जाता है 9th नंबर पर, 9वें नंबर पर 1613। और अब आप लोग समझ ही गए हैं क्या है द सेकेंड फैक्ट्री एंड फर्स्ट फैक्ट्री इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उत्तर पश्चिम भारत में या वेस्टर्न इंडिया में, है ना। नॉर्थ वेस्ट भी क्या, हम तो वेस्टर्न बोलेंगे क्योंकि सूरत गुजरात में आता है, तो नॉर्थ नहीं है, वेस्टर्न ही है। तो फर्स्ट फैक्ट्री इन वेस्टर्न इंडिया एंड सेकेंड फैक्ट्री इन इंडिया जो ओपन हुई है वो कहां हुई है? सूरत में। तो यहां पे मैं लिख देता हूं फैक्ट्री ओपन्ड इन सूरत। और ये बात ध्यान रखिएगा, दिस वाज द सेकेंड फैक्ट्री इन इंडिया ऑफ ब्रिटिशर्स एंड फर्स्ट फैक्ट्री इन वेस्टर्न इंडिया। पश्चिमी भारत की पहली फैक्ट्री है और इंडिया में ब्रिटिशर्स की दूसरी फैक्ट्री है, क्योंकि फर्स्ट फैक्ट्री दे वर ऑलरेडी ओपनड इन मसूलीपट्टनम इन 1611। तो पहली फैक्ट्री वो पहले से ही ओपन कर चुके हैं मसूलीपट्टनम में 1611 में, एंड द सेकंड फैक्ट्री दैट दे ओपनड इन सूरत इन 1613 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हमने 1613 तक की घटनाओं को पढ़ लिया है। हम 1615 यानी 1615 की बात करते हैं। 1615 में एक और इंपॉर्टेंट इवेंट ये होता है 1615, है ना। अब आप लोग समझ ही गए होंगे, फिर भी बता देता हूँ। इन 1615 क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे हमने भेजा देखा है एक नाम किसका? विलियम हॉकिन का। तो विलियम हॉकिंस का जो नाम देखा है तो हमने बोला था ही वॉज अ एम्बेसडर या इनवॉय ऑफ जेम्स फर्स्ट द किंग ऑफ ब्रिटेन।
as it is in 1615 the another envoy was sent by the British king who was known as Sir Thomas Roe। तो यहाँ पे भेजा गया है सर टॉमस रो को ब्रिटेन के राजा के द्वारा क्लियर मुगल बादशाह के दरबार में, और ये 1615 में आता है और 1619 तक रुकता है। लगभग 3 साल ये रहा था मुगल बादशाह के यहाँ पर या इंडिया में। कौन? सर टॉमस रो। तो यहाँ पे नाम आ जाता है सर टॉमस रो, सर टॉमस रो। ठीक है, ठीक है, एक बार मैं पढ़ देता हूं डबल से। सर टॉमस रो द एनवॉय ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश इंपीरियर जेम्स फर्स्ट केम टू इंडिया। तो यहाँ पे सर टॉमस रो इंडिया आए हैं, ब्रिटिश शासक, ब्रिटिश किंग जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर, उनके एम्बेसडर बनकर, इनवॉय बनकर। ठीक है, और किसके दरबार में रहे हैं, किससे इनकी मित्रता बढ़ी है? इनकी फ्रेंडशिप काफी ज्यादा हुई थी जहांगीर के साथ, क्योंकि जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए थे और जहांगीर से इनकी काफी फ्रेंडशिप हो गई थी। ये लोग काफी शिकार करने के लिए जाते थे, इन्हें कुछ टेरिटरी भी दी गई थी, कुछ आर्मी के कुछ सैन्य अभियान भी इनको दिए गए थे। तो काफी कुछ हुआ है बिटवीन सर टॉमस रो एंड जहांगीर। ठीक है, और ऐसा भी कहा जाता है सर टॉमस रो और जहांगीर ये दोनों एक दूसरे के, अगर बात की जाए तो ये दोनों एक साथ में शराब का भी सेवन करते थे, यानी एक दूसरे के ये पार्टनर थे किस चीज में, लिकर वगैरह कंज्यूम करने में। तो ये सारी भी एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म की जाती थी। कुछ बाइंस वगैरह है, कुछ खास टाइप की, ये सारी चीजें इन दोनों के बीच में चला करती थी। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे जब हम इन पर्टिकुलर टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर को देख लेते हैं 11 नंबर पर। 11वें नंबर पे जो घटना आती है वो आती है 1625 की। अब 1625 में क्या हुआ है उसके ऊपर बात करते हैं। 1625 में अगर बात की जाए तो इन लोगों ने अब क्या किया, सूरत को तो अपना ट्रेड सेंटर बना लिया था 13 में, अब सूरत में फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया है, किलेबंदी करना शुरू कर दी है। तो यहाँ पे आएगा फोर्टिफिकेशन ऑफ सूरत, सूरत की किलेबंदी। सूरत में किलेबंदी शुरू कर दी थी अंग्रेजों ने। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए सूरत में इन लोगों का भी ट्रेड सेंटर था, डचों ने भी किया था, पुर्तगालियों ने भी किया था, फ्रांसीसियों ने भी सूरत में अपनी कोठियां, अपने फैक्ट्रीज ओपन की थी। ठीक है, और आप सभी ने, जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज को डिस्कस कर रहे थे, उनके बारे में जब पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि उन्होंने सूरत पर 2 बार अटैक किए थे। ये बात ध्यान रखिएगा कि शिवाजी ने अपने शासनकाल में 2 बार सूरत को लूटा था, एक 64 में और एक 79 में। क्लियर, मतलब 1664 और 1679 ये 2 ईयर हैं जिस समय शिवाजी ने सूरत के ऊपर अटैक किया था और सूरत को लूटा था। ठीक है, और उसी के बाद आप सभी को पता है कि 1665 में मानसिंह को फिर भेजा गया था, फिर ट्रीटी हुई थी पुरंदर की, शिवाजी और मानसिंह जो राजा थे, है ना, जय सिंह जो राजा भेजे गए थे उनके साथ में, ये चीजें हैं। और 79 में फिर अगेन उन्होंने सूरत को लूटा था, और यहाँ पे ना इन सभी लोगों की फैक्ट्रीज थी, तो इन्होंने उन फैक्ट्रीज को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया था, जो पोर्तुगीज की थी, जो ब्रिटिशर्स की थी, जो फ्रांसीसियों की थी, इन फैक्ट्रीज को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाया, है ना। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने मुगलों को ही क्या किया है, नुकसान पहुंचाया। मुगल सेना पर ही अटैक किया था। ये काफी इंटेलिजेंट काम था, ये काफी बुद्धिमत्ता वाला काम था कि इन्होंने इन लोगों को यहाँ पे नहीं छेड़ा था, क्योंकि अगर इनकी फैक्ट्रीज पर ये हमला करते तो हो सकता था कि ये भी जो है बदले की कार्यवाही करते, किसके साथ, शिवाजी के साथ। ठीक है, तो ये एक इवेंट हो गया है 1605 फोर्टिफिकेशन ऑफ सूरत, सूरत की किलेबंदी की है 1625 में। और अगर हम बात करें 1632 की, 1632 की, तो ये आ जाता है 12 नंबर का इवेंट 1632 1632। 1632 में क्या हुआ है, तो इन्हें एक गोल्डन डिक्री हासिल हुई है, एक अगर हम बात करें तो एक परमिशन मिली है इन्हें। क्लियर, एक अच्छी खासी परमिशन मिली है, और इसीलिए उसे कहा जा रहा है गोल्डन डिक्री। इट मींस कि एक बहुत ही बेनिफिशियली इनके लिए क्या हुआ है, प्रॉफिटेबल इन्हें क्या मिल गई है, परमिशन मिल गई। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं गोल्डन डिक्री। सुनहरा फरमान इसे बोला जाएगा, सुनहरा फरमान। तो सुनहरा फरमान इन्हें मिला है, गोल्डन डिक्री मिली है फ्रॉम द सुल्तान ऑफ गोलकुंडा।
तो फ्रॉम द सुल्तान ऑफ गोलकुंडा इन्होंने दिया है इन्हें सुनहरा फरमान। एंड गेव परमिशन टू ट्रेड बाय गिविंग 500 पेगोडा, 500 पेगोडा देकर, सिर्फ 500 पेगोडा देकर ही इन्हें परमिशन मिल गई है क्या करने की, ट्रेड करने की। ट्रेड करने की कहां पर परमिशन मिल गई है, जो गोलकुंडा वाला क्षेत्र है ना, गोलकुंडा जो आज के समय हम उसे बोल सकते हैं हैदराबाद वाला क्षेत्र। तो इन 1632 गोल्डन डिक्री जो इशू किया गया है द सुल्तान ऑफ गोलकुंडा, है ना, तो यहां पे मैं लिख देता हूं बाई सुल्तान ऑफ गोलकुंडा। गोलकुंडा के सुल्तान ने एक सुनहरा फरमान जारी कर दिया है किसके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और अब इसके द्वारा क्या होगा, इसके द्वारा यहाँ पे इन्हें ट्रेड करने की परमिशन मिल जाएगी, व्यापार करने की परमिशन मिल जाएगी, फ्री ट्रेड, क्लियर, फ्री ट्रेड करने की परमिशन मिल गई ओनली बाई गिविंग 500 पेगोडा। पेगोडा मीन्स इट इज अ करेंसी, पेगोडा एक करेंसी है, एक मुद्रा है ना। तो पेगोडा जो मुद्रा है वो इन्हें दे देना था कितना, 500। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ देता हूं मैं इस गोल्डन डिक्री को, इस सुनहरे फरमान को। टुक गोल्डन डिक्री फ्रॉम द सुल्तान ऑफ गोलकुंडा, टुक गोल्डन डिक्री फ्रॉम द सुल्तान ऑफ गोलकुंडा एंड गेव परमिशन टू ट्रेड, एंड गेव परमिशन टू ट्रेड बाय गिविंग 500 पेगोडा। तो 500 पेगोडा के बदले में गोलकुंडा में निशुल्क व्यापार करने की परमिशन मिली है। इस फरमान को, इस आदेश को कहा गया गोल्डन डिक्री, यानी सुनहरा फरमान। अब देखिए ये दो फरमान हो जाते हैं, एक रॉयल फरमान होता है जो 1717 में इशू किया जाता है फर्रुखसियर के द्वारा, दैट ऑर्डर इज नोन एज रॉयल फरमान, उसे बोलते हैं शाही फरमान, क्लियर, रॉयल ऑर्डर। और यहाँ पे होता है, या रॉयल डिक्री बोल सकते हैं, यहाँ पे होता है गोल्डन डिक्री। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं ना, तो ये नहीं समझना है कि गोल्डन डिक्री का मतलब ही शाही फरमान हो गए, वो अलग है, जिसे मेघना कार्टा भी बोला जाता है, 1717 की बात है ना। और उसमें कुछ ज्यादा ही परमिशन मिली, इसमें तो सिर्फ ये है कि 500 पेगोडा देकर आप सिर्फ गोलकुंडा में ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम बात करते हैं 12 नंबर के इवेंट के बाद 13 नंबर का जो इवेंट है, 13वें नंबर का जो इवेंट है, अगर उसकी बात की जाए तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अब 1639 के कालक्रम में। नाउ द ईयर ऑफ 1613, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक व्यक्ति है जिनका नाम है फ्रांसिस डी। तो फ्रांसिस डी ने क्या किया है, या फ्रांसिस नाम का है ना, सिर्फ इतना पूछ लेते हैं इतिहास में। फ्रांसिस नाम के एक व्यक्ति ने मद्रास नामक एक स्थान की, या मद्रास जो पूरा शहर बसा है, वहां पर एक किले को बनाना शुरू किया है, जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज, क्लियर, फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला बनाना शुरू किया, या बनाना शुरू कर दिया है, बना लिया है किसने, आपके फ्रांसिस ने, क्लियर, फ्रांसिस नामक पर्सन ने, फ्रांसिस नामक व्यक्ति ने मद्रास के आसपास, या वहीं पर, देखिए मद्रास पहले सिटी नहीं थी, मद्रास तो बाद में बसा, उस किले के आसपास बसा, जो किला इन्होंने बनाया था, है ना। और किले का नाम क्या था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है बनाया गया, और इस किले को बनाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे आपके फ्रांसिस, और इसे ही कहा जाता है मद्रास शहर का संस्थापक, क्लियर, मद्रास शहर का फाउंडर भी किसे कहा जाता है, फ्रांसिस को। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो इवेंट है उसकी बात करते हैं। तो अब यहाँ पे आता है 1651, 1651 1651 की घटना आ जाती है, और यहाँ पर यह है कि इन्होंने एक फैक्ट्री खोल ली है हुगली में। कहाँ पर फैक्ट्री खोल ली है, हुगली में। तो देखिए इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, इधर से फिर इधर, यानी आपका जो ईस्टर्न वाला, वेस्टर्न वाला जो क्षेत्र था, वहां से अब ईस्टर्न वाले क्षेत्र की, और पहले साउथ में गए मद्रास, अब ये बंगाल की तरफ जा रहे हैं, यानी ईस्ट में जा रहे हैं। तो 1651 में इन्होंने अपनी कोठी कहाँ पर खोली, इट मीन्स अपनी फैक्ट्री कहाँ पर खोल ली है, वो खोल ली है हुगली में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फैक्ट्री
इन हुगली। और हुगली आप सभी को पता है बंगाल में आता है। हुगली कहाँ पे आता है? बंगाल में आता है, कलकत्ता के काफी निकट है हुगली। ठीक है, तो हुगली, वैसे हुगली एक रिवर का नाम है जो एक डिस्ट्रीब्यूटरी होती है गंगा की। गंगा से क्या होता है कि एक नदी अलग हो जाती है, पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर एक रिवर वहां से सेपरेट होती है और गंगा के दो धाराएं बन जाती है। एक तो जो ओरिजिनल लाइन है वो चलती है और एक जो धारा यहाँ से अलग होकर थोड़ा सा साउथ में जाती है जिसको हम बोलते हैं हुगली, है ना। हुगली शहर नदी पर ही कलकत्ता भी बसा हुआ है। और जो दूसरी नदी होती है ना, उस दूसरी नदी को कहा जाता है भागीरथी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भागीरथी। और ये नदी फिर बांग्लादेश में जाती है तो फिर उसे पद्मा और जमुना, है ना, मेघना, ये सब नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या होगा कि हुगली में अपनी फैक्ट्री इन्होंने स्टेब्लिश कर ली है और फिर आगे चलते हैं और 1654 की घटना के ऊपर गौर करते हैं, 1654 की। ठीक है,